नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल एस्ट्रोलॉजी लर्नर पर। आओ ज्योतिष सीखी की श्रृंखला में आज हम आपके लिए एक ऐसा विषय लेकर आए हैं जो हम एक जन्म पत्रिका के माध्यम से समझेंगे और उन सूत्रों का प्रयोग करना भी हम आज सीखेंगे कि किसी के विवाह का समय कैसे ज्ञात किया जा सकता है, कौन-कौन सी संभावनाएँ होती हैं जहाँ पर किसी जातक अथवा जातिका के विवाह के योग बनते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक टॉपिक को। यहाँ हमने आपके लिए यह एक जन्म पत्रिका ली है। इस जन्म पत्रिका में जो भी जानकारियाँ हैं, वह हमें प्राप्त हुई और उनके आधार पर अब हम उनका विश्लेषण करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हमें जो दिया हुआ है, वह जो जन्म तिथि है 25 फरवरी 1984 है और इनका जन्म का समय 15 बजकर 1 मिनट का अर्थ हो गया कि 3 बजे दोपहर का इनका जन्म है। और जन्म दिन इनका शनिवार का जन्मदिन है। जन्म स्थान इनका खुर्जा है उत्तर प्रदेश में और यहाँ यह इनकी जन्म की स्थितियाँ दी हुई हैं। चलिए अब हम इसकी चर्चा करेंगे, लेकिन हमको करना क्या है, हमको अपने जो सूत्र हैं उन सूत्रों को लगाकर इनकी जो यह स्थिति है उसको समझना है, देखना है। देखिए, जब भी एक नियम हमारा ये कहता है, पहले मैंने कल जिनको भी समस्या होगी 2 सूत्र मैंने कल बताए जिसके आधार पर हम उनके सफ़ुट को जोड़ देते हैं और उसके आधार पर जो राशि आदि आती है उस राशि में जब गुरु बृहस्पति गोचर करते हैं तो विवाह का समय बनता है। इसकी हम चर्चा कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे, यहाँ मैं एक काम करता हूँ, आपको यह चंद्र कुंडली है इनकी और ये नवमांस है और यह इनकी लग्न कुंडली है। तो लग्न कुंडली से हम शुरू करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम सूत्रों को समझेंगे और सूत्रों के साथ में हम इस कुंडली का विवेचन करेंगे कि इस कुंडली में विवाह के योग कब कब बनेंगे, कब कब बन सकते हैं, कब कब बने। ठीक है, तो सबसे पहले हमको देखना होता है कि क्या उस जातक के विवाह के योग हैं या उसके विवाह के योग नहीं हैं या उसके विवाह के योग देरी से हैं। तो इसके लिए मैं आपको बता दूं कि अगर हम इस जन्म पत्रिका को देखेंगे तो ये कर्क लग्न की जन्म पत्रिका है और यहाँ सप्तम भाव के अधिपति होते हैं शनि। और शनि यहाँ पर वक्री और उच्च होकर बैठे हुए हैं चतुर्थ भाव में। उनके साथ में पंचम भाव के अधिपति मंगल भी विराजित हैं। मंगल भी पाप ग्रह हैं और शनि भी पाप ग्रह हैं। शनि जहाँ ये सप्तमेश हैं, उनके साथ ही ये अष्टम भाव के अधिपति भी हैं, अष्टमेश भी हैं। और जो शनि हैं उनके अगर हम देखें ध्यान से तो यहाँ पर सप्तमेश के साथ में जो मंगल हैं, जो क्रूर ग्रह हैं, तो उनका साथ यहाँ होने से ये सप्तमेश को पीड़ित कर रहे हैं। दूसरी बात पर आते हैं कि जो राहु हैं, वह यहाँ बैठे हुए हैं एकादश भाव में। उच्च की राशि है इनकी, राहु उच्च में है, एकादश भाव में बैठे हुए हैं। राहु की दृष्टि जाती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, नवम दृष्टि जाती है सप्तम भाव पर और यहाँ 1, 2, 3, 4, तो मंगल यहाँ पीड़ित करते हैं सप्तम भाव के अधिपति को भी और सप्त में जो सप्तम भाव में बैठी राशि और सप्तम भाव को भी। और यहाँ पर राहु भी जो सप्तम भाव की राशि को पीड़ित करते हैं और साथ ही साथ शुक्र को भी यह पीड़ित करते हैं। लेकिन शुक्र क्या है, एक शुभ ग्रह है और अगर हम देखें तो सूर्य को छोड़ दें तो बाकी यहाँ पर चंद्रमा और गुरु और इधर बुध, तो यहाँ पर यह एक शुभ कर्तरी योग में भी यहाँ हमको दिख रहे हैं जो शुक्र की स्थिति है। तो कुल मिलजुला अगर हम मिला जुला कर बात करें तो यहाँ पर स्थिति विवाह की बहुत देरी से स्थिति बन रही है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल
स्थिति, क्योंकि देखिए यहाँ पर सप्तमेश उच्च है लेकिन वक्री अवस्था में है, तो वक्री ग्रह हमेशा देरी से, सिर्फ सप्तम भाव का अधिपति या सप्तमेश वक्री हो तो वह समय देरी से देता है, देरी लगाने का उसका कार्य होता है। अब बात करेंगे चंद्र कुंडली से, देखें तो चंद्र कुंडली से यहाँ पर लग्न भाव के अधिपति होते हैं गुरु बृहस्पति, और सप्तम भाव के अधिपति होते हैं बुध। अब देखिए बुध कहाँ बैठे हुए हैं, वह तीसरे भाव में बैठे हुए हैं शनि के घर में, और साथ में उनके सूर्य भी बैठे हुए हैं। तीसरे भाव में सूर्य अच्छा फल देने वाले कहे जाते हैं। वहीं अगर देखें शुक्र की स्थिति, तो शुक्र कुटुंब भाव में शनि के घर में बैठे हुए हैं, और यहीं अगर हम देखें जो चंद्रमा है वह अष्टम भाव के अधिपति हैं और वह गुरु के साथ में बैठे हुए हैं। गुरु किस भाव को देख रहे हैं, तो गुरु सप्तम भाव को पूर्ण दृष्टि से देख रहे हैं। अन्य बात कर लेते हैं 1, 2, 3, तो लग्न को जो पीड़ित कर रहे हैं वह कौन कर रहे हैं, शनि पीड़ित कर रहे हैं, और यहाँ शनि कौन से होते हैं, यहाँ कुटुंब भाव के अधिपति भी हैं शनि, और यहाँ तृतीय भाव के अधिपति भी शनि है। यहाँ पर राहु अष्टम में छठे घर में यहाँ पर राहु आ चुके हैं, और छठे घर से यह किसको देखते हैं, तो ये यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 या दसम भाव को देखते हैं, 6, 7, 8, 9, शुक्र को देखते हैं नवम दृष्टि से, और पंचम दृष्टि, और यहाँ पर सप्तम दृष्टि से यह जो इनका 12th हाउस है उसको यह देखते हैं। यहाँ पर हमने देखा कि जो बुध हैं, यहाँ पर बुध सप्तमेश होते हैं, सूर्य का साथ है उनको, और सूर्य से अस्त हो चुके हैं। तो यहाँ पर यह स्थिति भी थोड़ी-सी शुभ नहीं कही जा सकती। अगर मंगल को देखें तो 1, 2, 3, 4 कुटुंब भाव में बैठे हुए शुक्र यहाँ पर पीड़ित हो रहे हैं, लेकिन शुक्र शुभ ग्रह हैं। यदि हम मंगल की पावर को कम कर दें और शुक्र की पावर को यहाँ बढ़ा देते हैं, तो यहाँ पर ये जो विवाह में देरी है, उस देरी में इनको राहत मिलेगी। शुक्र की पावर को हमें बढ़ाना है और मंगल की पावर को हमको क्या करना है, कम करना है। ये आपको यहाँ पर मैं साथ के साथ इसका उपाय बता रहा हूँ। और अब हम देखते हैं नवमांस को। नवमांस कुंडली का अगर हम विश्लेषण करेंगे तो नवमांस कुंडली में जो सूर्य हैं वह कहाँ बैठे हुए हैं, वह सप्तम भाव में बैठे हुए हैं नवमांस के, और नवमांस लग्न तो लग्न वर्गोत्तम हो चुका है, जो कि कर्क लग्न है वह वर्गोत्तम हो चुका है, और वहाँ पर देखिए यहाँ पर विष दोष ये बन रहा है शनि और चंद्रमा का, लेकिन कहाँ यहाँ पर शनि नीच अवस्था में हो चुके हैं। देखिए शनि वक्री है, नीच अवस्था में यहाँ पर हैं, और उच्च अवस्था में कहाँ पर है, लग्न में है। अब देखिए यहाँ से ध्यान से, यहाँ पर उच्च अवस्था में है और यहीं पर यह है निम्न अवस्था में। तो शनि का बहुत अधिक दुष्प्रभाव यहाँ देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ दुष्प्रभाव रहेगा, विशेषकर जातक के मन के ऊपर रहेगा। यह दुष्प्रभाव यहाँ हमें दिख रहा है। वहीं ऊपर से अगर हम बात करें तो चंद्रमा की जो दृष्टि है, चंद्रमा एक शुभ ग्रह होते हैं, लेकिन यहीं पर ये देखें तो ये चंद्रमा 72 डिग्री से यदि कम है तो ये क्षीण चंद्रमा भी कहे जाएंगे। लेकिन ये लग्नेश हैं, लग्न भाव के अधिपति होते हैं, नवमांश के भी लग्नेश हैं, और ये है जो जो कुंडली है, लग्न कुंडली है, लग्न कुंडली में भी ये लग्नेश ही हैं। चंद्रमा की यह स्थिति है, यहाँ केंद्र भाव में बैठे हुए हैं। केंद्र भाव के अधिपति केंद्र भाव में ही बैठे हुए हैं, तो केंद्र अधिपति दोष भी यहाँ हमें देखने को मिल रहा है। चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि उम, अब योग की बात करेंगे। इस जन्म पत्रिका में यहाँ हमने देख ली स्थिति, थोड़ी-सी विवाह में देरी, अत्यधिक देरी की यह स्थिति बन रही है। लेकिन अब हम बात करेंगे कि अगर यहाँ पर इनके विवाह के योग बनते हैं, तो कब-कब योग बनने की संभावनाएँ होती हैं, हम इसी बात की चर्चा कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर समय हम निकालने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले तो हम वही सूत्र का उपयोग करेंगे जो मैंने कल किया था, क्योंकि हम दूसरी जनपद का है तो आपको सभी सूत्र अच्छे से समझ में आने चाहिए। सूत्र हमारा कहता है कि यदि लग्नेश और सप्तमेश के सफुट को जोड़ दें, तो जो राशि आएगी उस राशि में जब भी बृहस्पति का गोचर होगा। अब पहले एक बात और देख लेते हैं, हम इस समय गोचर को और देख लेते हैं, जिससे कि हमें बड़ी आसानी रहेगी। गोचर देखेंगे और दशा आदि भी हम देख लेते हैं, जिससे हमें आसानी हो जाएगी कि बार-बार हमको देखना नहीं पड़ेगा। ग्रह स्थिति देख ली हमने, और यहाँ पर हम गोचर की स्थिति देखेंगे, गोचर। तो गोचर में हम देख लेते हैं गोचर को। लग्न के आधार पर हम देखें तो गोचर में जो गुरु हैं, वह कहाँ बैठे हुए हैं?
गुरु बैठे हुए हैं यहाँ पर। यहाँ पर मेष राशि में गुरु बैठे हुए हैं। मेष राशि में गुरु बैठे हुए चंद्र कुंडली के आधार पर हम देखें तो ये कहाँ बैठेंगे, किस भाव में आते हैं? ये पंचम भाव में यहाँ पर गुरु दिख रहे हैं मेष राशि में। ठीक है, एक गुरु की वर्तमान स्थिति है। और अब हम बात करते हैं, या हमने गोचर को भी देख लिया, गुरु की स्थिति को देख लिया। गुरु अ, जहाँ तक है कि अप्रैल तक शायद इसी राशि में है, मैं कंफर्म नहीं हूँ, और मई में शायद ये वृषभ राशि में गोचर करना शुरू कर देंगे। तो अब देख लीजिए यहाँ पर गुरु कहाँ है, तो गुरु यहाँ पर भी मेष राशि में है। चलिए चर्चा कर लेते हैं आगे की कि इनके वैवाहिक योग कब बन रहे हैं। चलिए हम आ जाते हैं इस समय वापस से लग्न कुंडली पर। यहाँ आपने गुरु की स्थिति देख ली है, बाकी हम बार 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 आपको जो भी स्थितियां होती रहेंगी उनको दिखाते रहेंगे साथ ही साथ। देखिए, हम कहते क्या हैं कि जो सूत्र है वह सूत्र कहता है, क्या कहता है सूत्र? सूत्र कहता है कि जन्म पत्रिका का जो लग्नेश है, जो लग्नेश, अगर हम यहाँ लग्नेश कर्क लग्न की जन्म पत्रिका कर देते हैं, तो जो जन्म पत्रिका का लग्नेश है, तो लग्नेश यहाँ कौन हो जाएगा? लग्नेश यहाँ पर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा लग्नेश हो गए। ठीक है, यहाँ पर क्योंकि जब कर्क लग्न की जन्म पत्रिका होगी तो चंद्रमा लग्नेश हो जाएंगे, और साथ ही साथ सप्तमेश कौन हो जाएंगे? शनि। अब हमको इस जन्म पत्रिका में जब लग्नेश और सप्तमेश को देखना होगा कि ये किस राशि में बैठे हुए हैं। तो अभी हमने यहाँ पर देखा था कि जो अ, देखिए यहाँ देख लीजिए, इसमें हमने देखा था कि जो इसके लग्नेश हैं वह कौन है? चंद्रमा। और चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं, आगे हम जो कैलकुलेशन है वो कैलकुलेशन पार्ट में करेंगे। यहाँ पर एक देखिए, चंद्रमा कहाँ बैठे हुए हैं? चंद्रमा बैठे हुए हैं इनके छठे भाव में, जो कि राशि होती है धनु। धनु राशि में बैठे हुए हैं, तो हमको हमेशा ये पहले देखिए, पहले में नोट कर लेते हैं कि पहले हम नोट करेंगे कि चंद्र और सप्तमेश कौन है? शनि है। सप्तमेश कौन है? शनि है। तो हम देखेंगे चंद्र और शनि को देखेंगे। चंद्र और शनि के उनको हम जोड़ेंगे। तो सबसे पहले मैं लिख लेता हूँ चंद्रमा और शनि। मैं आपको दिखा दूँगा पेज, जहाँ मैं लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर एक बार हम देखेंगे कि इनके कितने राशि हैं, कितने अंश आदि हैं। तो हम ग्रह स्थिति को देख, यहाँ पर ग्रह स्थिति को मैं आपको एक बार दिखा लेता हूँ, आप भी नोट कर लीजिए, फिर उसके बाद में मैं आपको उसी पेज पर लेकर चलूँगा जिस पेज पर हम यह काम कर रहे हैं, जो कैलकुलेशन पार्ट हम कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम देख लीजिए, यहाँ चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा के 2 डिग्री और 3 कला और 26 विकला। और वहीं पर अगर हम देखें शनि के, तो शनि के हमें मिलेंगे, शनि वैसे वक्री अवस्था में, वक्री अवस्था में ग्रह एक कदम पीछे से भी दृष्टि उसकी होती है। तो यहाँ देखिए तुला राशि में है, तुला राशि 7 नंबर की राशि होती है, तो हम 6 लिखेंगे इनके लिए। और यहाँ पर 22 डिग्री 40 कला और 30 विकला हम यहाँ पर लिखेंगे, और इसको फिर नोट करते हैं कि कौन सी राशि आदि निकल कर आएगी। देखिए हम पेज पर आ जाते हैं, चंद्रमा और शनि को हमने किया है, और अगर हम जोड़ेंगे तो चंद्रमा और शनि के, तो देखिए मैंने आपको बताया कि अगर हम चंद्रमा के देखेंगे तो धनु राशि में है, लेकिन हम यहाँ पर क्या करेंगे? 8वीं राशि लेंगे। साथ ही साथ डिग्री कितने हैं? 2 डिग्री है, ये भी हम नोट करेंगे। साथ के साथ हम करेंगे कितनी कला हैं? तो 3 कला थी, और 40 क्या थी? विकला थी। इसी तरीके से हम शनि का देखेंगे, कौन-सी राशि में है? छठी राशि है, तो 7वीं राशि में तुला में, लेकिन इसका अर्थ ये होता है कि जैसे तुला राशि में है, तो उन्होंने 6 राशियाँ पार कर ली हैं और फिर अगली राशि में घुसे हैं, तो हम 6 तो वो राशियाँ रखेंगे, जहाँ तक वो भोग कर चुके हैं, उन राशियों को भी हम शामिल करते हैं। तो 6 राशि तक तो उन्होंने पूर्ण भोग कर लिया, अब 7वीं में चल रहे हैं, और 7वीं राशि में कितने अंश पर चल रहे हैं, उनकी अब हम चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर कितने पर है? 22 डिग्री पर, 22 अंश पर। उसके बाद में 40 क्या है? कला है, और 20 क्या है? विकला है।
इनको हम जब जोड़ेंगे तो जोड़ने का नियम होता है, देखिए कला और विकला में को हम 60 तक लेते हैं, 60 पर हम उसको 0 कर देंगे, अगर 60 है तो, और उसका 1 बनाकर आगे जोड़ देते हैं। यदि विकला है तो विकला के 60 होने पर वहाँ पर उस 60 की जगह पर 0 करेंगे, और जो कला है, कला में 1 जोड़ देंगे। इस तरीके से जब कला 60 हो जाएँगी, तो 60 का वहाँ 0 करेंगे और वहाँ पर जो अंश है, अंश में 1 जोड़ देंगे। लेकिन अंश पर 30 का होता है, अगर 30 से ऊपर होगा या 30 होता है, तो हम उस अंश को 0 लिखेंगे और वहाँ पर एक राशि उसकी बना देंगे। मैं दिखाता हूँ कैसे करना है। तो यहाँ पर हम जब इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 66। अब ध्यान रखिए 66 को अगर हम लिखते हैं तो 66 में अगर आप देखोगे तो 6 60 प्लस 6 होते हैं। तो अब 60 का 1 बनाकर आगे जोड़ेंगे, तो 60 का हम क्या करेंगे, प्लस 1 करेंगे। बाकी बचा कितना, अगर 66 में से 6 को देखिए, मन में कीजिए कैलकुलेशन, 66 यानी कि 66 में से अगर 6 को माइनस करेंगे तो कितने बचेंगे, 06। हमारी क्या आ गई, 06, ये आ गई विकला। अब पीछे से अब हम देखिए कला पर आते हैं। तो अब हमारे यहाँ कितने हो गए, 3 और 1 4 और 6 10। 10 का हम क्या क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे, और यहाँ पर 1 यहाँ जुड़ जाएगा तो यहाँ कितना हो जाएगा, 5। फिर से अब ये हमारी क्या हो गई, कला और विकला हो गई। इसके बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर 22 है और 2 24, तो 30 से तो कम है, तो हम सीधे 24 इसको लिख लेंगे। इसके बाद में हमें राशियों को जोड़ेंगे, तो यहाँ राशि कितने होंगे, 8 और 6 14। तो 14 के लिए अब देखिए राशियाँ कितनी होती हैं, 12 होती हैं। जैसे घड़ी घूमती है 1 से लेके 12 तक, फिर उसके बाद में फिर से 1 पर आ जाएगी। इसी तरीके से 12, 12 के बाद में जो होगा, फिर उसके बाद में क्या हो जाएगा, जितनी आएँगी वो फिर से मेष, इस तरीके से राशियाँ चलेंगी। तो हमें क्या करना होगा, 12 तक को 14, क्योंकि हमारे पास में कितना है, 14, 14, 14 में से 12 को माइनस करोगे, 14 में से 12 को माइनस करोगे तो आएगा 2। तो हमारी कौन-सी आ जाएगी, 2, 02 हम यहाँ लिख देते हैं। अब देखिए 02 का अर्थ हो गया, हम शुरू से गिनेंगे, मेष पहली राशि, दूसरी राशि वृषभ राशि। तो वृषभ राशि का अर्थ है कि यहाँ पर 2 राशियों का भोग कर चुके हैं, और तीसरा, अब इतने, जो तीसरी है मिथुन राशि, तो कहने का अर्थ हो गया हमारी राशि कौन-सी निकल कर आई, मिथुन। यहाँ पर ये आपको स्पष्ट हो गया होगा कि हम कैसे-कैसे इस चीज़ की कैलकुलेशन करते हैं। ये कैलकुलेशन आपके लिए बहुत काम आने वाली है। आगे आप जब भी कोई विश्लेषण करोगे, इस कैलकुलेशन से आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, जब भी आप विश्लेषण करोगे। अब यहाँ देखना क्या है कि जब भी गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे मिथुन राशि में, तो इस जातक के विवाह के योग बनेंगे, विवाह की स्थितियाँ बनेंगी। अगर कमज़ोर योग हैं, तो वहाँ उपाय करने से वह स्थिति बिल्कुल स्पष्ट बनेगी। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि किसका चल रहा है इस समय, मेष राशि से वृषभ में जाएँगे, उसके बाद मिथुन में जाएँगे। तो यहाँ अभी दूरी है, लेकिन अब हम दूसरी विधि से देखते हैं, चंद्र कुंडली की से भी हम ये एक बार चेक कर लेते हैं। यहाँ ये आपको स्पष्ट हो गया होगा। अब चंद्र कुंडली से अगर हम इसको चेक करेंगे तो सप्तम भाव के अधिपति कौन हो जाते हैं? बुध हो जाते हैं। और जबकि लग्नेश कौन हो जाते हैं? तो गुरु बृहस्पति हो जाते हैं। तो हम गुरु, बृहस्पति और बुध की स्थिति का भी विश्लेषण कर लेंगे। देखिए यहाँ पर देख लीजिए आप, गुरु बृहस्पति और इनकी स्थिति तो धनु राशि में 13 डिग्री 39 कला और 21 विकला पर। देखिए कला का अर्थ हो गया मिनट, और यहाँ पर ये क्या हो गई, सेकंड्स हो गई। अब इनके आधार पर हम देखें तो ये गुरु बृहस्पति की स्थिति, उसके बाद में बुध जो सप्तमेश बैठते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, उनकी स्थिति अस्त है, लेकिन उनकी अंश 2 डिग्री और 17 अंश 17 कला और 41 विकला। ठीक है, यह स्थिति इनकी बन जाती है। चलिए अब हम इसको भी देख लेते हैं, इन दोनों को भी जोड़ लेते हैं और इसके आधार पर हम विश्लेषण कर लेते, तो कि हमें क्या मिला है, हमें बुध मिले हैं और गुरु मिले हैं। तो बुध और गुरु की स्थिति को जोड़ते हैं। सबसे पहले हम यहाँ रखेंगे गुरु को, उसके बाद हम रखेंगे किसको, बुध को। ये सप्तमेश हैं, बुध यहाँ पर चंद्र कुंडली के आधार पर। ठीक है, तो यहाँ पर हमें नौवीं राशि का अर्थ है 8 लेंगे, 8वीं राशि, और उसके बाद में हम लेंगे अंश की बात करें तो 13 अंश लेंगे। अंश के बाद में अगर हम अब लेंगे, तो अब हम लेंगे 29 कला और 21 विकला को। इसके बाद में हम बात करेंगे बुध की, तो बुध
कुंभ राशि में तो हम यहाँ 10 लेंगे और यहाँ पर अंश हम 2 लेंगे और यहाँ पर हम 17 कला और 43 विकला। ठीक है? अब इनको हम फिर से क्या करेंगे? ऐड करेंगे, जोड़ेंगे, पीछे से जोड़िए, यहाँ कितना होता है? यहाँ 3 और 1 4 हो जाते हैं और 2 4 6, तो 6 को नहीं लिखेंगे, 0 लिख देंगे और यहाँ पर 1 इसको जोड़ देंगे, जो 6 का आया उसको 1 में जोड़ दिया। मतलब ये जो विकला आई हैं उनको हमने कला में 1 करके जोड़ लिया। 7 और 1 8, 8 और 9 कितने होते हैं? तो 8 और 9 होते हैं 17, 17 के हम 7 लिख देंगे और 2 1 3 और 1 4, हम इसको लिख देंगे 33। के बाद में हम आगे जोड़ेंगे, ये होगी हमारी कला और ये होगी विकला। और इसके बाद में हम 13 और 2 करेंगे 15, 15 हमारे क्या हो गए? 15 हमारे अंश हो गए और यहाँ पर देखिए 18 होते हैं, 12 माइनस 18 करेंगे, 18 माइनस 12 करेंगे, तो कितना आ जाएगा? 6। अब हमें इससे क्या मिला? इससे हमें मिला कि यहाँ पर ये कौन-सी राशि बनेगी? ये राशि बनेगी, ये कन्या राशि को पार करके, भोग के ये कौन-सी राशि में? तुला राशि में चले गए। तो तुला राशि जो निकल के आई, यदि तुला में भी गुरु का गोचर, गुरु गोचर हो जाए या फिर गुरु की दृष्टि हो जाए, तब भी विवाह के योग बनेंगे। तो ये है दृष्टि भी और वहाँ पर बैठना भी, दोनों ही स्थितियों में यह योग बनते हैं। ऐसा नहीं कि अब देखिए आप देखिए कि दृष्टि बैठेगी या नहीं बैठेगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए, क्योंकि आपने जन्म पत्रिका भी देख ली है और वहाँ पर यह सूत्र को आप लगाइए कि क्या यह सूत्र यहाँ पर स्पष्ट रूप से कार्य कर रहा है या नहीं कर रहा। चलिए अब मैं बात करूँगा दूसरे सूत्र की। दूसरा सूत्र कहता है हमारा कि जन्म समय का जो चंद्रमा है, अब यहाँ पर हम चंद्र कुंडली का विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर चंद्र कुंडली का विश्लेषण करेंगे तो एक बार मैं आपको चंद्र कुंडली को दिखा दूँ। कि चंद्र कुंडली आप यहाँ पर एक बार देख लीजिए, इससे आपको और स्पष्ट हो जाएगा। चंद्र कुंडली का जब विश्लेषण करेंगे तो यहाँ कहते हैं कि चंद्र कुंडली में अब देखिए यहाँ पर 4 यानी कि कौन चंद्रमा, चंद्रमा को और हमको किसको लेना है? गुरु को लेना। चंद्र और गुरु, क्योंकि यहाँ पर लग्नेश कौन बैठे? गुरु, और यहाँ पर अष्टमेश कौन बैठे चंद्र कुंडली के आधार पर? चंद्रमा। इन दोनों के सफुट को हमको जोड़ देना है और जो योग आए उससे जो राशि निकल के आए उसमें जब बृहस्पति गोचर करेंगे तब भी विवाह के योग बनेंगे। तो अब देखिए कैसे, अब हम यहाँ पर गुरु के भी हमको पता है और हमको चंद्रमा के भी पता है, तो अब हम इनको एक बार जोड़ लेते हैं, गुरु और चंद्रमा। देखिए यहाँ पर हम किसको रखेंगे? गुरु बृहस्पति, और क्योंकि लग्नेश होते हैं चंद्र कुंडली के आधार पर, और यहाँ पर रखेंगे चंद्रमा, जो कि कौन होते हैं चंद्रमा? चंद्रमा यहाँ पर होते हैं अष्टमेश, अष्टमेश चंद्रमा। अब देखिए चंद्रमा बैठे कहाँ पर है? तो दोनों धनु राशि में, तो यहाँ हम एक राशि कम 8 और इनका कितना? जो इनका हमने देखा था वही मैं आपको लिख देता हूँ। ये है, हमने इनको रख लिया। इसके बाद में हम गुरु का रखा और अब चंद्रमा का रखते हैं 0 3 4 6। इनको जब जोड़ेंगे तो यहाँ पर हमें कितना निकल कर आएगा? 7। तो यहाँ पर हम 0 7 कर देंगे, 1 यहाँ प्लस करेंगे, यहाँ कितना हो जाएगा? वही, यहाँ कितना हो जाएगा? 3 और 1 4, कितना हो जाएगा? 3 और 1 4। तो यहाँ 13 हो जाएगा, 3 1 और 1 3। इसके बाद में हम आते हैं किस पर? अंश पर, तो यहाँ कितना हो जाएँगे? 15 और यहाँ 8 8 16, अब 12 16 में से 12 घटाओगे जब, तो कितना बचेगा? 4। इसका अर्थ क्या हो गया? सिंह राशि, सिंह राशि, सिंह राशि में जब कौन आएँगे? गुरु गोचर करेंगे या गुरु की दृष्टि होगी। तो गुरु गोचर हो, गुरु की दृष्टि हो,
तो विवाह संभव होता है। तो यहाँ पर सिंह राशि, गुरु गोचर। अब हम इन स्थितियों को जान चुके हैं। गुरु वर्तमान में किस में है? मेष राशि में गोचर कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें कौन-सी राशियाँ मिली? एक हमें मिली मिथुन, एक मिली हमें तुला और एक मिली हमें सिंह। हम इस विधि से जब हमने इसको देखा। चलिए अगला सूत्र और मैं आपको बता देता हूँ। एक सूत्र को और आप समझ लीजिए। सूत्र है कि जब सप्तम भाव के अधिपति जब सप्तम भाव के अधिपति यानी कि सप्तमेश, जब भी सप्तमेश कहाँ होंगे? जब भी सप्तमेश जिस राशि में बैठे हों, जिस नवांश में बैठे हों, नवांश में जिस राशि में बैठे हों, उनके अधिपति की क्या होगी? दशा होगी और उसमें गुरु गोचर करें, तब भी विवाह के योग बनेंगे। देखिए समझ लीजिए, जैसे यहाँ पर हम देख रहे हैं, यहाँ अगर हम देखें तो यहाँ पर कौन है? यहाँ पर लग्न क्या है? लग्न में कौन है? यहाँ हम देखेंगे सप्तम भाव के अधिपति कौन है? शनि। शनि कहाँ बैठे हुए हैं? तुला राशि में। तुला राशि में है शनि। तो तुला राशि में शनि किसके घर में है? शुक्र के घर। फिर D9 चार्ट को देखते हैं, यानी कि नवमांश को देखते हैं। अब नवमांश में शनि किसकी राशि में है? मंगल के घर में। किसके घर में है? मंगल, क्योंकि यहाँ एक नंबर है, यहाँ पर शनि बैठे हुए हैं, तो मंगल के घर में है। अब आप देखिए ध्यान से। तो यहाँ पर अब हम देख पा रहे हैं तो वर्तमान में गुरु का गोचर कहाँ पर है? मेष राशि में। वर्तमान में मेष राशि में है और यहाँ तुला राशि में है। तो हमें तुला राशि स्पष्ट हो रही है कि तुला राशि में तो योग है ही, और वर्तमान में इनके जब वृषभ राशि में यहाँ पर मंगल कहाँ पर? यदि मंगल की जो दशा है वह चले और उसमें गुरु का गोचर चले, यहाँ पर मंगल की दशा अंतर्दशा भी यदि चलती है तब भी यह स्थिति बनेगी। इनके जो वैवाहिक के योग हैं वह स्पष्ट यहाँ पर होंगे। ठीक है? तो यहाँ हम ये समझ गए कैसे हमको सूत्र को देखना है। यहाँ पर D9 चार्ट में हम देखें तो कहाँ पर? मेष राशि यानी कि मंगल की राशि, मंगल की दशा जब मंगल के घर पर यहाँ पर किसकी दशा चल रही है? गुरु की का गोचर यहाँ चल रहा है। अब इनकी जन्म पत्रिका में दशा में यदि मंगल की अंतर्दशा प्रत्यंतर दशा भी चले तो भी वहाँ पर विवाह के इनके योग बनेंगे। यहाँ यह स्पष्ट हो गया। अब एक सूत्र को और हम समझेंगे, ये सूत्र आपको स्पष्ट हो गया। एक सूत्र और हमारा कहता है कि यदि जहाँ पर भी जो राशियाँ निकल कर आईं, जो राशियाँ निकल कर आईं, यदि उन राशियों के और जो सप्तम में लग्न में राशि है, उस राशि के त्रिकोण भाव में, हम चारों को देखेंगे यहाँ पर। यहाँ पर चंद्र कुंडली का भी हम विश्लेषण करेंगे, दोनों का साथ-साथ करते चलेंगे, ताकि कुछ छूट न जाए। आपसे कुछ भी यहाँ पर रह नहीं जाए, आप समय निकालने में आपको आसानी हो जाए। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे कि जो सप्तम सप्तम भाव में राशि है, वह कौन-सी यहाँ पर आ रही है? 10 नंबर की राशि। अब 10 नंबर की राशि को लग्न बना लेंगे और इसको लग्न बनाकर इसकी देखिए इससे त्रिकोण भाव, एक तो 10वीं, जब यहाँ पर कौन? गुरु का गोचर होगा। यहाँ गुरु का गोचर होगा किस कौन-सी राशि में? ये राशि कौन-सी है? मकर। मकर में गुरु का गोचर होगा तब विवाह के योग बनेंगे। अगर मकर में भी नहीं हो पाया मामला, तो फिर उसके बाद में त्रिकोण भाव बैठेगा वृषभ राशि। वृषभ राशि का अर्थ हो गया, ये कौन-सी राशि है? 2 नंबर की 2 यहाँ पर अगर यहाँ से देखेंगे तो पंचम राशि बैठेगी 1, 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर अगर गुरु बृहस्पति आएँगे, गुरु बृहस्पति का गोचर होगा जो होने वाला है मई से, वो होने वाला है। तो उस समय काल में भी क्या होगा? गुरु का जब गोचर आएगा तो विवाह के योग वहाँ पर भी बनेंगे। ठीक है? यहाँ हम नवमांश को देख रहे हैं। अ, लग्न कुंडली को आप देखिए। तो यहाँ पर जो जब भी ये दूसरी राशि में गुरु गोचर करेंगे तो यहाँ पर यह क्या बनेंगे? विवाह के योग बनेंगे। फिर अगर यहाँ भी नहीं होता है तो फिर अब हम देखें कि गुरु कहाँ? जब यहाँ से हम देखें नवम भाव, तो यहाँ 7, 8, 9 नवम भाव ये बैठेगा जहाँ कन्या राशि है,
तो कन्या राशि में जब गुरु गोचर करेंगे तब भी विवाह के योग बनेंगे। अब हम देखते हैं कि चंद्र कुंडली से भी देख लेते हैं कि चंद्र कुंडली से जो सप्तम भाव के अधिपति, जो सप्तम भाव की राशि है, उस राशि में, क्योंकि यहाँ से भी देखिए चंद्र कुंडली, चंद्र कुंडली से भी आप देखिए कि चंद्र कुंडली में सप्तम भाव की राशि कौन सी हुई? कन्या राशि। तो कन्या में मिथुन राशि, तो मिथुन राशि में योग बनते हैं अगर यहाँ पर गुरु गोचर करेंगे, या फिर इनका 1 2 3 4 5 तुला राशि में जब गोचर करेंगे तब योग बनेंगे गुरु का गोचर 6 7 8 9, और जब ये कुंभ राशि में गोचर करेंगे तब इनका विवाह का योग बनेगा। तो यहाँ पर ये योग चंद्र कुंडली से हमने देखा। तो हमने तो देखिए कभी कभी जब योग कमजोर होते हैं तो वहाँ सिर्फ बातचीत होकर रह जाती है, तो उसके लिए हमको विशेष रूप से उपाय करने होते हैं, और जो ग्रह आपके वैवाहिक स्थिति को कमजोर कर रहे होते हैं हमको उनको शांति करनी होती है। आप ये सूत्र समझ गए तो आप जन्म कुंडली का उपाय भी स्वयं जान सकते हो, और उसकी सारी समस्याओं का आपके पास में सॉल्यूशन होगा। हमको जो भी पीड़ित करते हैं ग्रह, आपके सप्तम भाव को, सप्तम भाव के अधिपति को और सप्तम के कारक को, जो भी ग्रह पीड़ित करते हैं आप उनको शांत कीजिए, और उस ग्रह को जो सप्तम के कारक हैं, सप्तम के अधिपति हैं, चाहे वो पाप ग्रह हैं, चाहे कैसे ही ग्रह हैं, आप उनको बल दीजिए विवाह के समय पर। बाकी समस्याएं उत्पन्न होंगी, उनका निराकरण बाद में कर सकते हो, लेकिन जैसे ही वो स्थिति आपकी एक बार हो गया तो उसके बाद में फिर आसान हो जाएगी, तो फिर उसको शांत कर सकते हो। लेकिन उस समय काल में, क्योंकि जब योग बनाने हैं आपको, तो वहां पर आपको सप्तम भाव से संबंधित ग्रह को बल देना होगा, जो उसके लिए शुभ है सप्तम के लिए, और जो उसको पीड़ित कर रहे हैं उसको हमको कमजोर करना हो। कमजोर का अर्थ है कि उसको शांत करना होगा। जैसे कि यहाँ पर हमने देखा राहु और मंगल, ये विशेष रूप से पीड़ित करने वाले ग्रह मिले हैं, तो हमको इनसे संबंधित उपाय करने होंगे। इनसे संबंधित उपाय क्या हो सकते हैं उनकी चर्चा हम आगे करेंगे। तो चलिए, यहाँ तक आपको ये समझ में आ रहा होगा, हम सूत्रों को समझते जा रहे हैं, और जहाँ तक है आपके अंदर भी एक आत्मविश्वास जाग चुका होगा कि हम कैसे समय को देखें, कैसे समय को समझें। मैं बड़े विस्तार से आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको सब कुछ समझ में आने लगे, आपको बिल्कुल भी कुछ ऐसा ना रहे जो आपको समझ में नहीं आ पाए। यहाँ पर अब हम इसमें देखें कि फिर किससे देख सकते हैं हम गुरु के गोचर को, तो हम देखेंगे कि अगर जो राशियां निकल कर आई, जैसे कि मैंने बताया था कि जो सप्तम भाव के अधिपति होते हैं शनि होते हैं। अब शनि जिस राशि में बैठे हुए हैं, उस राशि की त्रिकोण भाव राशि, उस राशि की त्रिकोण भाव राशि में जब भी गुरु गोचर करेंगे तब भी योग बनेंगे। जैसे कि अब देखिए, अब हमने त्रिकोण भाव, तो एक तो बैठे हुए थे तुला में, एक बैठे हुए थे मेष राशि में, जो कि मंगल की राशि थी। तो अब हम देखते हैं कि मेष राशि को अगर तुला को लग्न बना लें, तो तुला को लग्न बना लें, जैसे यहाँ पर हम लग्न कुंडली को देखेंगे, अगर तुला को लग्न बना लें, लग्न का अर्थ है कि इसको पहले नंबर पर रखें यहाँ से, तो यहाँ तुला में जो गुरु बृहस्पति गोचर करेंगे तब योग बनेंगे। फिर 1 2 3 4 5 ये कुंभ में करेंगे तब योग बनेंगे, 6 7 8 9 यानी कि मिथुन में करेंगे तब योग बनेंगे। तो मिथुन राशि बड़ी प्रबल हो रही है योग के लिए। फिर दूसरा हम देख लेते हैं, यहाँ से देखा, फिर दूसरी राशि इनकी कौन-सी थी? जिसमें शनि थे, वो थी मेष राशि। अब मेष राशि से देखेंगे, जब मेष राशि में होंगे तब योग बनेंगे, 1 2 3 4 5 जब सिंह राशि में होंगे तब योग बनेंगे। गोचर करेंगे गुरु, जब गोचर करेंगे सिंह राशि में तब योग बनेंगे, 6 7 8 9 जब धनु राशि में होंगे गोचर करेंगे गुरु तब योग बनेंगे। तो ये हमने एक विधि से, इस सूत्र से हमने इस चीज़ को निकालना सीख लिया। अब मैं एक सूत्र और बताता हूँ आपको कि यदि शुक्र और चंद्रमा, इन दोनों में जो भी बलवान हो, आप देख लीजिए शुक्र बलवान है या चंद्रमा बलवान है, तो जो भी इनमें बलवान हो, उनकी जब भी महादशा चलेगी, तो और उनकी महादशा जब भी चले, चंद्रमा की चले, शुक्र की चले, और बृहस्पति का जो हमने ये गोचर अभी आपको बताया, ये गोचर आ जाता है, तो वह समय भी क्या होगा, विवाह का समय होता है।
अब आगे एक बात करते हैं कि एक सूत्र और समझ लेते हैं। ये सूत्र फलदीपिका का सूत्र है कि जब लग्नेश गोचर के अनुसार सप्तम राशि में आ जाएं, जैसे कि यहाँ पर अगर हम देखें तो लग्नेश चंद्रमा होते हैं और सप्तम राशि मकर, जब भी ये मकर राशि में पहुंचेंगे तब वैवाहिक योग बनेंगे। जब गोचर का शुक्र या फिर सप्तम भाव का अधिपति लग्न राशि में आ जाए, अगर शुक्र गोचर करते हुए कहाँ पर पहुंच जाए, गोचर का शुक्र कहाँ पर पहुंच जाए, लग्न राशि। अब जरा एक बार हम शुक्र को भी देख लेते हैं, शुक्र कहाँ पर है, और फिर ये देखेंगे कि सप्तम भाव के अधिपति जो हैं वह कौन होते हैं, यहाँ पर शनि होते हैं, वह कहाँ पर आते हैं। तो हमने क्या कहा, जब गोचर का शुक्र या सप्तमेश लग्नेश की राशि या लग्नेश के नवमांश के त्रिकोण में जाता है, नवमांश के त्रिकोण में जाएगा तो नवमांश देखेंगे, लग्नेश के नवमांश के त्रिकोण में जाएगा तो कौन सी राशि, वृश्चिक राशि या फिर मीन राशि, इनमें बैठेगा। तो अब हम देख लेते हैं कि शुक्र की क्या स्थिति है। तो यहाँ पर सबसे पहले चलते हैं हम गोचर की स्थिति को देखने के लिए। गोचर में शुक्र की स्थिति देख लेते हैं। मैं फिर से आपको यह समझा देता हूं कि दे- देखिए, लग्नेश जब गोचर के अनुसार सप्तम राशि में जाता है, सप्तम राशि ये है। अब लग्नेश कौन है, चंद्रमा। अब चंद्रमा तो यहाँ है नहीं, यहाँ कौन है, मंगल। इस समय वर्तमान में कौन है, मंगल है। फिर दूसरा सुनिए, सप्तम राशि में जाएगा, चंद्रमा कहाँ है, तो चंद्रमा तो इस समय कहाँ पर है, चंद्रमा है मीन राशि। या फिर अगर वे सप्तम राशि में नहीं जाए, दूसरा कहते हैं कि जब गोचर का शुक्र या सप्तमेश, गोचर का शुक्र या सप्तमेश लग्न की राशि में चला जाए, तो गोचर का शुक्र है कहाँ इस समय, वर्तमान में देखिए शुक्र इस समय है कुंभ राशि। गोचर का शुक्र या फिर सप्तमेश, सप्तमेश कौन है, शनि। शनि कहाँ पर है, किस राशि में है, तो शनि भी किस राशि में है, कुंभ राशि में ही शनि। तो ये कहना है कि जब भी यह लग्नेश के नवांश से त्रिकोण में जाते हैं, लग्नेश का जो नवांश है उसके त्रिकोण, तो नवांश किस में निकला, कर्क में। और अब हम उसके त्रिकोण को देखें तो कौन सी राशि आएगी, मीन राशि। तो ये अगले ही उसमें किस में जाएंगे, मीन राशि में जाएंगे। तो यहाँ पर यह जब ये मीन राशि में आ जाएंगे, कौन, शनि मीन राशि में आ जाएंगे, तब इनके विवाह के योग बनेंगे। और वहीं शुक्र भी अगर यहाँ पर आते हैं तो भी विवाह के योग बनेंगे। तो शुक्र या सप्तमेश लग्नेश की राशि या लग्नेश के नवमांश से जब भी त्रिकोण में जाएंगे तो यह बनेगी। यहाँ पर आप देखिए, ये समझ गए होंगे कि यहाँ पर या नवमांश में कौन सी राशि उदय हो रही थी, कर्क। अब वहाँ कर्क राशि हो रही थी और लग्नेश कौन है, शनि। अब ये नवमांश में कहाँ गई, लग्न के त्रिकोण। एक तो या तो वृश्चिक में जाते ये जो शनि है सप्तम भाव के शनि, या फिर शुक्र, या तो यहाँ जाते तब योग बनते, या फिर ये यहाँ जाएंगे तब योग बनेंगे, या यहाँ पर जाएंगे तब योग बनेंगे। सबसे नजदीक योग कौन सा दिख रहा है हमको, ये दिख रहा है हमको यहाँ पर। ये हमको कौन सा दिख रहा है कि मीन राशि में, तो मीन राशि में शनि या शुक्र जाएंगे तब यह विवाह के योग बनेंगे इनके। ठीक है, यहाँ हम इस सूत्र को भी सीख गए हैं, समझ गए हैं। आगे और हम बात करेंगे कि अगर हम देखें, एक कहाँ एक स्थिति और हम देख लेते हैं, जो स्थिति हमसे कहती है कि सप्तम भाव में यदि कोई ग्रह है या सप्तम पर जो ग्रह दृष्टि डालने वाले हैं, उनकी जब भी दशा आती है तो उसमें भी विवाह के योग बनते हैं। अब जरा हम देख लेते हैं कि यहाँ पर दशा चार्ट को भी देख लेते हैं, दशा चार्ट को भी देखेंगे, लेकिन सबसे पहले अभी हम देखते हैं लग्न को। लग्न को देखते हैं, तो लग्न को अगर हम देखेंगे तो लग्न में हमें देखिए क्या दिख रहा है, लग्न को ध्यान से देखिए, लग्न को ध्यान से देखिए। लग्न में सप्तम भाव पर कौन सी राशि बैठी है, शुक्र। दृष्टि किसकी है, मंगल की और राहु की, इन दो की दृष्टि है सप्तम भाव पर, स्पष्ट है। तो सप्तम भाव में कोई जो राशि बैठी हो या सप्तम पर कोई दृष्टि डालने वाली राशि हो, ठीक है, इनके समय काल में विवाह संभव होता है। अब जरा देख लेते हैं कि यहाँ पर कौन
की दशा आदि चल रही है। तो दशा में देख लेते हैं, यहाँ पर शुक्र की चले, राहु की चले या मंगल की चले तो यह स्थिति विवाह के लिए बनेगी। ज हम यहाँ पर देख लेते हैं राशि, यहाँ पर दशा। दशा देखेंगे ग्रहों की, दशा अगर हम देखें, देखिए यहाँ पर दशा, दशा में अगर हम देखें तो 2024 वर्तमान में चल रहा है और यहाँ पर देखिए चंद्रमा की महादशा चल रही है और चंद्रमा लग्नेश है और लग्नेश में अंतर्दशा किसकी चली है? अंतर्दशा चल रही है शुक्र की। और शुक्र देखिए 2025 तक शुक्र की दशा है। इसमें देखिए हमें बहुत सारी स्थितियाँ मिल रही हैं जो जुलाई 2025 तक, जुलाई 2025 तक शुक्र की इस अंतर्दशा में, क्योंकि शुक्र क्या है? मैंने आपको बता दिया कि शुक्र सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो इनकी अंतर्दशा में क्या होगा? वैवाहिक के योग बनेंगे। यह हमने स्पष्ट इनको समझ लिया। इस स्थिति को हम यह समझ चुके हैं। अब यह सूत्र भी आप समझ गए, राहु की आती तो हमें सबसे पहले किसकी मिल रही है? शुक्र की मिल रही है। अगर यहाँ पर राहु की होती, मंगल की होती, तब हम उनके आधार पर भी इस बात को समझ सकते थे। आगे हम और भी बहुत सारे सूत्र हैं जिनको समझ सकते हैं, लेकिन अभी हम बात कर लेते हैं कि वर्तमान में जो स्थितियां हैं, उन स्थिति के आधार पर क्या-क्या हम सोच सकते हैं कि किस-किस आधार पर हम ये देख सकते हैं कि कुंडली का हम विश्लेषण कैसे करें। मैंने बहुत सारे सूत्र आपको आज दिए हैं और अगर आप इनको समझ पाएँ तो आप हमें कमेंट करें ताकि मैं आगे और जो बचे हुए सूत्र हैं, उनको भी आपको समझा सकूँ, कुंडली में बता सकूँ कि किस-किस आधार पर हम विवाह के योगों की गणना कर सकते हैं, कैलकुलेशन कर सकते हैं। और जिसकी भी संभावना अधिक रहेगी, जो बार-बार आपको देखने को मिलेगा, वह निश्चित रूप से विवाह का समय काल होगा, जिसमें प्रबलता होगी विवाह होने की। अब हम उपाय के रूप में देख लेते हैं, तो देखिए इन पर कौन से उपाय जो इनको करने चाहिए, जो इनके लिए उपाय सही रहेंगे, उनको अगर हम देखें तो एक तो इनको राहु का उपाय करना चाहिए, क्योंकि राहु का उपाय करने से इनकी जो स्थिति है, जो इनकी जो समस्याएँ आ रही हैं, देरी हो रही है, क्योंकि वह देरी कौन कर रहे हैं? राहु देरी कर रहे हैं, सूर्य भी यहाँ पर हमें जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, वह देरी कर रहे हैं सूर्य, और साथ ही साथ इनके मंगल नवमांश की सप्तम भाव में जो बैठे हुए हैं, वह देरी कर रहे हैं। और दूसरे हम अगर देखें तो इनके जो मंगल हैं, इनके मंगल की जो स्थिति है, वह भी अच्छी स्थिति नहीं दिख रही। तो मंगल की स्थिति भी अच्छी नहीं दिख रही, क्योंकि मंगल किसको? सप्तम भाव को पीड़ित कर रहे हैं और सप्तमेश को भी पीड़ित कर रहे हैं। तो मंगल के यहाँ बल को शांत किया जाएगा और वहीं जो शनि हैं, उनके बल को शांत नहीं, उनके बल को हमको क्या करना होगा? बढ़ाना होगा। उनके जो शांति के साथ में उनके बल को बढ़ाना होगा। और अगर हम बात करें शुक्र की, तो विशेष रूप से हमें शुक्र को बलवान करना यहाँ पर चाहिए। शुक्र जो कि कारक है, कारक को बलवान करना चाहिए और साथ ही साथ जो राहु है, राहु को भी हमें क्या करना चाहिए? शांत करना चाहिए। तो इसके लिए हम राहु के उपायों में अगर देखें तो क्या करना चाहिए राहु के लिए? तो राहु के लिए कच्चे दूध में जो जौ होते हैं उनको धोकर किसी बहते हुए जल में अगर हम प्रवाहित करेंगे तो उससे राहु के दोष भी शांत होंगे, समाप्त होंगे। और साथ ही साथ भैरव देव की जो आराधना करते हैं, उनको राहु से संबंधित पीड़ाएँ नहीं सताती हैं। क्योंकि देखिए राहु जो होते हैं वह अचानक फल देने वाले होते हैं, इसलिए यहाँ पर वैसे उच्च के राहु हैं, लेकिन फिर भी राहु के जो भी प्रतिकूल प्रभाव हैं उनको समाप्त करना बेहद आवश्यक है। इसके लिए राहु को के जो अनिष्ट हैं उनके उपायों के लिए एक लोहे का तावीज लेकर उसमें सफ़ेद चंदन की जड़ को रखकर बुधवार को नीले रंग के सूती धागे में डालकर सुबह अगर धारण किया जाए तो यहाँ राहु के जो दोष हैं, उन दोषों का शमन हो जाएगा और यहाँ पर शांति भी मिलेगी। और एक उपाय और कर सकते हैं कि शनिवार को दोपहर के समय जो बीच की उँगली है, मध्यमा उँगली, उसमें लोहे की बनी हुई अंगूठी गाय के दूध में धोकर पहननी चाहिए। इससे जो राहु
का जो प्रभाव है, दुष्प्रभाव है, वह समाप्त होगा। एक शांति का एक उपाय और हम कर सकते हैं। 21,000 की संख्या में गुरुवार के दिन से हम ये प्रारंभ करें। ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम से राहुवे नमः, इस मंत्र का अगर हम जाप करें तो यहाँ पर निश्चित रूप से जो राहु के अशुभ प्रभाव हैं, गुरुवार के दिन करना है। यहाँ पर बृहस्पति और राहु का संयोग मंत्र है ये। तो यहाँ हमें यह राहु से जो संबंधित शांति है, वह शांति हमको यहाँ पर मिलेगी। इस जनपत्रिका में विशेष रूप से राहु का प्रभाव हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है। दूसरे हम बात करेंगे मंगल की। तो मंगल को हम किस तरीके से शांत कर सकते हैं, मंगल के लिए हमको क्या करना चाहिए? तो जब भी मंगल को आपको शांत करना हो, तो आपको मंगल के लिए हम उपाय कर सकते हैं कि यदि मंगल प्रतिकूल है, तो आप रेवड़ियाँ जो होती हैं, उनको पानी में बहा सकते हो, बहते जल में उनको बहा सकते हो मंगलवार के दिन। और आप एक सोने के ताबीज में अनंत मूल की जड़ है, उसको भरकर लाल रंग के सूती धागे से गले में पहन सकते हो। या फिर ये भी नहीं कर सकते तो आप सोने की अंगूठी को गाय के दूध में धोकर मंगलवार के सुबह जब मंगल की होरा होती है, तो उस समय अनामिका उंगली में उसको धारण कर लीजिए, जो सोने की अंगूठी है। तो उससे भी जो मंगल के दुष्प्रभाव हैं, वह आपके शांत होने लगेंगे और मंगल से संबंधित जो समस्या है, जो विवाह में ये अड़चन पैदा कर रहे हैं, वह अड़चन भी समाप्त हो जाएगी और विवाह के जो योग हैं, वह योग भी पूर्ण रूप से सफल होंगे। साथ ही साथ अब शुक्र के लिए क्या कर सकते हो? तो शुक्र का जो रत्न है, शुक्र का रत्न है, वह आप धारण करोगे तो उससे शुक्र को बल मिलेगा, जिससे विवाह में आ रही समस्याएं दूर होंगी। आपको भी इस जन्म पत्रिका से संबंधित यदि कुछ समझ में आया हो तो हमें कमेंट करें और इसमें क्या-क्या उपाय हो सकते हैं, क्या-क्या संभावनाएँ बनती हैं, यह भी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएँ। इसमें इतना ही, आगे चर्चा करेंगे अन्य विषय की, तब तक के लिए जय श्री